बजरंग बली दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला अध्याय विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो सबसे पहले हम विकास को समझेंगे। विकास क्या है? विकास एक अविरल, क्रमिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत कहने का मतलब निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और ये क्रम बाय क्रम चलता है, इसलिए इसे क्रम प्रक्रिया कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो पूछेगा कि विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सा शामिल है, तो हम कह सकते हैं उस बालक का शारीरिक विकास है, उनका क्रियात्मक विकास है, उनका ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास है और उनका भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास है। विकास की प्रक्रिया में रुचि, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव और व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास में भी शामिल है। अब यहाँ पे आता है बाल विकास। बाल विकास का क्या तात्पर्य है? तो बाल विकास क्या है? तो बालक के विकास की प्रक्रिया है। बाल विकास कुछ और नहीं बल्कि बालक के विकास की एक प्रक्रिया है। अब ये कब शुरू होता है? तो ये बोलता है जन्म के प्रारंभ से ही, पूर्व से ही ये प्रारंभ हो जाता है और इसका अवस्था इसका मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। ये इस बात को नोट करना है कि विकास जो प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। इसको बोलते हैं ओम टू ओम तक ना। इस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि अनेक अवस्था से बालक गुजरता है। पहला गर्भावस्था, उसके बाद और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए वो परिपक्वता को पहुंचता है। बाल विकास के अध्ययन में हम लोग किन किन बातों को जानते हैं? तो इन सारे बातों को हमको अध्ययन करना पड़ता है कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पूर्व से लेके बाद परिपक्व होने में किस किस प्रकार का परिवर्तन होता है। इन सारे प्रश्नों का हम लोग अभी उत्तर आगे की ओर करेंगे। अब बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु और अवस्था में विशेष रूप से क्या स्वरूप है, तो हम इनका स्वरूप भी देखेंगे। बालक जब गर्भ में आ जाता है तब से वो प्रगति करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए अपना विकास करता है। तो इन सारे प्रश्नों का हम अभी अध्ययन करेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर हमें आगे जाने वाले पाठों में मिल जाएगा। वृद्धि एवं विकास में अंतर। अब हम जब भी वृद्धि की बात बोलते हैं चाहे विकास की बात बोलते हैं तो जनरली हम लोग दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के मायने में करते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग प्रायः पर्यायवाची शब्द में हम लोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। अब हम इसका देखेंगे क्या क्या अंतर है। यहाँ पे वृद्धि और विकास के कुछ अंतर दिए गए हैं, इन अंतरों को हम समझेंगे। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक होता है। वृद्धि कहने का मतलब जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि उसका वृद्धि हो रहा है। जैसे कि बच्चे के बड़े होने के साथ क्या क्या उसका आकार क्या होता है, साक्षात रूप से दिखता है कि वो आकार उसका बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जो भी है, ठीक है। उसका लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। ये सभी चीज़ परिणात्मक है, जब इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो ये परिणात्मक तो होता ही है। इसमें तो हम देखेंगे कि ग्रोथ हो रहा है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे भी पहलू शामिल है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार। तो ये सुधार जैसे कि किसी बालक में व्यवहार का सुधार है या फिर वो कार्य में उसका क्षमता पर है। जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता, फिर धीरे धीरे वो चलने स्टार्ट करता है। तो ये सब विकास की प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया के वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। तो बोल रहा है ये जो वृद्धि है इस विकास के में ही एक पार्ट में है, विकास के ही एक पार्ट में है। इसी की प्रक्रिया के बीच में ये होता है, यानी विकास के क्रम में वृद्धि भी होती है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। ठीक है, मान लो कि अगर ये हमारा विकास है तो ये हमारा वृद्धि है। कहने का मतलब जो वृद्धि है वो विकास में समाहित है और इसलिए जो वृद्धि का क्षेत्र छोटा है और विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। अब क्या होता है, बालक जब जन्म लेता है उसके बाद जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फिर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलते रहती है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती है। जैसे कि मान लो कि किसी का अगर मेंटली डेवलपमेंट करना है तो क्या होगा कि अगर किसी का शरीर परिपक्व हो चुका है, वो प्रौढ़ावस्था में आ चुका है, उसके बाद भी वो अध्ययन करके या विभिन्न स्किलों को सीख के वो अपना विकास
कर सकता है। बालक के शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है हो सकता कि उसमें विकास हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वृद्धि जब हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि विकास हो रहा है। लेकिन अगर विकास हो रहा है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि वृद्धि हो रहा है। मान लो कि बच्चे जो पौधावस्था में पहुँच गए हैं, अब वो किसी अपने स्किल पे विकास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि क्योंकि एक परिणात्मक है और विकास एक आपका गुणात्मक परिवर्तन, और गुणात्मक और परिणात्मक दोनों भी है। यानी विकास में गुण भी शामिल होते हैं, एक गुणात्मक परिवर्तन इसमें पाया जाता है। अब देखते हैं हम मानव विकास की अवस्था। तो जब मानव विकास के हम लोग बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मानव जब विकास करता है तो जन्म से लेकर आगे तक जब बढ़ते रहता है तो अनेक स्तरों से वो जाके गुजरता है, अनेक फेजेस से ये गुजरता है। तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं इसमें हम लोग पाते हैं। ठीक है, तो भारतीय मनुष्यों के मानव विकास में अवस्थाओं में सात कालों में बांटा है। तो अगर भारतीय हिसाब से देखेंगे तो हम इसको जो किसी बच्चे का पूरा विकास है उसको हम लोग 7 भाग में बांटते हैं। पहला गर्भावस्था, तो बोलता है ये गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था होता है। उसके बाद शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होता है, कहीं कहीं पे 4, कहीं कहीं पे 6 किसी बुक में मिलेगा। जनरली हम लोग इसको 5 वर्ष मानते हैं। बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष, कभी कभी किसी में 11 वर्ष दिया रहता है, किसी में 13 वर्ष, तो हम लोग 5 से 12 जनरली मानेंगे। फिर किशोरावस्था जब बालक से बच्चा किशोर अवस्था में आता है, जिसको हम लोग 12 से 18 वर्ष करते हैं। जैसे 18 वर्ष को वो क्रॉस करेगा वो युवा अवस्था में आ जाएगा और ये चलेगा 25 वर्ष तक। और जैसे ही 25 वर्ष से वो आगे बढ़ जाएगा वो प्रौढ़ा अवस्था में आ जाता है और उसके बाद वो 55 वर्ष की आयु से मृत्यु तक वो वृद्धावस्था में रहेगा। यानी टोटल 7 भाग में हम लोग इसको बांटे हैं। अब क्या होता है कि अनेक विज्ञान का निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में अंतर्गत आता है कि शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष को ही मानता है, जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे 5 वर्ष है, यहाँ पे 6 वर्ष है। बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था को 6 से 12 और वयस्क अवस्था 18 वर्ष है। तो अगर अनेक विद्यमान को मानव विकास को 4 ही अवस्था में बांटते हैं तो ये 4 अवस्था है, इनको याद रखना है। शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। इसमें जो है गर्भावस्था को नहीं लिया जाता है। साथ ही इसमें और क्या नहीं लिया जाता है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग को युवा अवस्था को नहीं लिया जा रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को वयस्क अवस्था बना दिया गया है। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले शैशवावस्था क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म से 6 वर्ष यानी बालक का स्टार्टिंग फेज का लाइफ को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इससे जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में तेजी से होता है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि किस अवस्था में बालक का विकास सबसे अधिक तेजी से होता है, तो हम कहेंगे शैशवावस्था। इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की अब जैसे देखते हैं हम लोग बच्चे लोग जो रहते हैं, हम लोग बोलते हैं बोलो पापा पापा, तो बच्चा बोलता है पापा पापा, यानी वो सुन के अनुकरण करता है। हम जो भी बोलते हैं उसको दोहराता है, अनुकरण करता है और इसमें ये तीव्र रूप से इसका प्रवृत्ति पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चे में दोहराने और अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, तीव्र होती है, तो हम कहेंगे शैशवावस्था। इस काल में बच्चे का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है, यानी वो सामाजिक जंतु भी बनने स्टार्ट हो जाता है। पहले उनका जो समाज होता है, उनके माता पिता, फिर परिवार, और धीरे धीरे वो उनका सामाजिक जो स्तर है वो विस्तृत रूप से फैलते जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा अगर इंग्लैंड में रहता है तो वो आसानी से इंग्लिश सीख लेगा। अगर कोई बच्चा रहता है झारखंड में तो आसानी से वो झारखंडी भाषा सीख जाएगा, नागपुरी सीख जाएगा, बिहार में बिहारी सीख जाएगा। तो देखा जाता है कि बच्चा का जो परिवेश रहता है बचपन में, जो शैशवावस्था में, उस अवस्था में वो भाषा अधिक तेज़ी से वो ग्रहण करता है। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 पॉइंट पाएँ कि इसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रक्रिया यही से प्रारंभ होता है, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे अत्यधिक होता है और ये भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। इसलिए यह शिक्षा की दृष्टि भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो बच्चा बचपन में ध्यान देता है वो आगे भी जाके बहुत अच्छा ध्यान देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल अवस्था। बाल अवस्था में ये 6 से 12 वर्ष तक स्टार्ट होता है। इस अवस्था को बालक के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग 2 भाग में बांटे, 6 से 9।
609 में जब 6 से 12 है, इसको पहले 6 से 9 और एक 9 से 12। अब जब 6 से 9 है तो इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो उसमें लंबाई में देखेंगे कि बहुत अचानक से वृद्धि होता है और भार में भी इसका वृद्धि होता है। इस काल में बच्चे का चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। तो देखेंगे जो 6 से 9 वर्ष का बच्चा है वो बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे है, वो कैसे है, क्योंकि वो चिंतन करता है, तर्क करता है। इस काल का पूछेगा कि चांद गोल क्यों है, सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चे। इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं वही बाल अवस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि शैशवावस्था में बच्चा बहुत तेज़ी से सीख रहा था, लेकिन बाल अवस्था में ये गति थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था, क्योंकि अब हम देख रहे हैं क्योंकि बाल अवस्था जो है वो तार्किक का है, तो इसमें भी हम लोग इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और सीखने का चेष्टा करते हैं। तो ये सीखने की दृष्टि से भी उत्तम काल माना जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे अत्यधिक किस अवस्था में बच्चा सीखते हैं, तो किस अवस्था में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, तो वो होगा शैशवावस्था। किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ें, जिसमें व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्व की ओर उन्मुख होता है। अब बच्चा क्या है, एक बाल अवस्था में था, अब बाल अवस्था से परिपक्व की ओर आगे बढ़ रहा है, बच्चा अब मैच्योर होना जा रहा है, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोर अवस्था। अब ये अवस्था इस अवस्था को हम लोग तूफान का भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास होता है और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तनों से भी उनको जूझना पड़ता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी होती है। अब देखेंगे जो 12 से 18 है, इसमें 12 से लेके 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई जो रहेगी वो बहुत तेज़ी से होगा और लड़कों की उसकी अपेक्षा थोड़ी कम रहेगी। और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की, और जैसे 14 से 18 वर्ष आएगा तो देखेंगे लड़कों की जो है हाइट बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो प्रारंभिक फेज में लड़कियों की हाइट बढ़ती है और उत्तर वाले फेज में तुम आपके पढ़ेंगे कि लड़कों की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। देखेंगे कि बच्चों के जो प्रजनन अंग हैं वो क्या होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, और उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। और इसी काल में बच्चों में काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, और इसी कारण में हम लोग देखेंगे कि इस फेज में जो बच्चे हैं उनका ध्यान किसी और जाते रहता है। इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। कहने का मतलब है उनमें काम की मूल प्रवृत्ति होती है, साथ में बुद्धि का भी पूर्ण विकास हो जाता है और इनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है एवं इसमें स्थायित्व आने लगता है। बच्चे जो सीखते हैं इस काल में वो हमेशा उनके मन में रह जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता की भी इस दौरान सामान्य सी बात है। अब देखेंगे कि इस 12 से जो 14 साल की उम्र है, 12 से 18 साल की, तो देखेंगे कि बच्चे लोग बहुत दोस्ती यारी करते हैं, बाइक में घूमते रहेंगे इधर उधर, ठीक है। तो यानी दोस्त से बड़ा कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा, मित्र बनाने के इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में भी वृद्धि होती है। यौन समस्याएं एवं अवस्था में सबसे बड़ी समस्या है। अब क्या होगा कि क्योंकि इस अवस्था में उनका जो जननांग है वो वृद्धि होने लगता है और इससे बहुत सारी इनकी यौन संबंधी समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिनके कारण इनमें बड़ी समस्या इसमें उत्पन्न होती है। इसलिए इसे तूफान की अवस्था भी कहता है, तूफान की अवस्था भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने से अधिक संभावना होती है। अब क्योंकि इस समय क्योंकि बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की ओर जा रहा है और इनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, दोस्ती ज़्यादा बना रहे हैं, तो क्या होता है कि इस काल में ही उन लोग क्या करते हैं कि नशा के और अपराध का लत इनमें लग जाता है। इसलिए इसे जीवन के तूफान का काल कहा जाता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा जीवन के तूफान का काल किसे कहा जाता है, तो कहेंगे किशोरावस्था। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
तो बोल रहा है विकास को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है विकास एक सतत, लगातार और न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चे में आए सभी परिणात्मक गुण तथा गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत मिलता है, जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो हम देखेंगे कि विकास में क्या होता है, कुछ परिणात्मक परिवर्तन, कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। मैंने पहले भी बताया है। विकास पर माँ बाप के वातावरण, आस पड़ोस, बाहर का वातावरण, सीखने, परिपक्वता तथा आनुवंशिक कार्यों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे कि विकास में माँ बाप कैसे हैं, घर पे लड़ाई करते हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। घर का वातावरण कैसा है, आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, तो बच्चे जो देखते हैं उससे अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, तो इनके और साथ में कुछ आनुवंशिक कारण है कि जो जीन्स ट्रांसफ़र जिससे आता है, जीन से कुछ जो कैरेक्टरिस्ट होते हैं पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से, वो पीढ़ी पर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। ये सभी बातें कि विकास पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ती है। और ये सारा बात जो है कि पर्यावरण कैसा है, उसका आनुवंशिक विकास कैसा है, आनुवंशिक कारक कैसा है, घर पे माहौल कैसा है, बाहर का वातावरण कैसा है, ये सब चीज़ उसके विकास में एक परिवर्तन लाएंगे। तो अभी हम लोग पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। आप लोग जो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 2 देखें। उसके बाद हम लोग इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न भी करते जाएंगे। तो हमारा ये रहेगा कि हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर चैप्टर से हम लोग कुछ प्रश्न भी करेंगे और देखेंगे कि हमने जो पढ़ा वो पूरी तरह से सही है या गलत है और हम सीखे कितना। धन्यवाद। तो आप पार्ट 2 जाइए और देखिए।